Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सब बुक, कॉपी और पेन के साथ तैयार होंगे आज पार्ट 2 पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेट देख चुके थे, उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर का स्टेट भी देख चुके थे कैसा था, और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं। As in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. तो जैसा कि एग्रीकल्चर का केस था, वैसा ही मैन्युफैक्चरिंग का भी केस है। इंडिया में कुछ अच्छा इंडस्ट्रियल बेस था नहीं कॉलोनियल रूल के दौरान। Even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो इंडस्ट्री था उसको हम लोग बोला करते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पर मेनली ज़्यादातर जो सामान बनाए जाते हैं वो हाथों के जरिए या फिर सिंपल टूल्स के जरिए बनाए जाते हैं। इसमें कोई भी मॉडर्न मशीन्स यूज़ नहीं होता है। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, इसका लुप्त हो गया, और इसके जगह पर मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं आया, और ये वर्ल्ड फेमस था हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो मोटिव था कि इंडिया को क्या कर देना है, डी इंडस्ट्रियलाइज कर देना है, मतलब इंडस्ट्री हटा देना है इंडिया से। इसका जो मोटिव था वो दो मोटिव था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, और आगे चल के क्वेश्चन आंसर में भी आपको मिल ही जाएगा, हम लिखवा दिए हैं, इसी वीडियो में आपको मिलेगा। The intention was first to reduce India to the status of a mere exporter of raw materials for the upcoming modern industries in Britain. पहला था कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना देना है रॉ मटेरियल का, वो भी किसके लिए, ब्रिटेन के लिए, वहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए। और दूसरा मोटिव था आपका, एंड सेकेंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज सो दैट देयर कंटिन्यूड एक्सपेंशन कुड बी इंश्योर्ड टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री ब्रिटेन। और इंडिया को दूसरा मोटिव क्या था कि इंडिया को बना देना है एक मार्केट के रूप में, मतलब इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा ब्रिटेन को, पहला उद्देश्य। और दूसरा मोटिव था कि वहाँ का फैक्ट्री में जो भी सामान बनेगा वो फाइनली आके इंडिया में बिकेगा। तो इंडिया एक बेसिकली मार्केट का रूप में काम कर रहा है ब्रिटेन का गुड्स के लिए। तो ये था आपका दो मोटिव। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. तो इसका नतीजा क्या हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन होने से, या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा क्या हुआ? पहला तो क्या हो गया कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यहाँ पर जो लोग पहले रोजगार के लिए डिपेंडेंट थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर, उनका रोजगार छीन गया। और इसके साथ साथ एक इंडियन मार्केट में क्या आया, न्यू डिमांड आ गया, मतलब लोगों को अब क्या पसंद आने लगा, ब्रिटिश का गुड्स पसंद आने लगा, क्योंकि वो मशीन के बने हुए होते थे और साथ ही साथ वो काफ़ी सस्ते थे, चीप थे। तो इंडिया के लोग भी अब, न्यूली एजुकेटेड जो इंडियन लोग थे, वो लोग अब इंडियन गुड्स से ज़्यादा ब्रिटिश के गुड्स ज़्यादा पसंद करते थे। This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. तो जैसा कि मैंने कहा, ये जो नया डिमांड, इसका डिमांड पूरा कैसे होता था, ब्रिटेन से सस्ता सामान मंगाकर इंडियन का डिमांड पूरा किया जाता था। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब है आपका 1800 टू 1850। इस समय में modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. तो इस समय में मॉडर्न इंडस्ट्री हल्का बनना शुरू हो गया। मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें काम मशीनों के जरिए हुआ करता था, वो हल्का बनना शुरू हो गया था, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी स्लो था। Initially, this development was confined to the setting up of
कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। शुरू में तो मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब हम लोग यही समझते थे कि कॉटन का और जूट का कपड़ों का मिल लग जाए तो मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री बन गया। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाई इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये आपको अंडरलाइन करना है कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थे उसके ज़्यादातर मालिक कौन हुआ करते थे, इंडियंस हुआ करते थे, और ये आपके देश का वेस्टर्न साइड में मिलता है, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र के सब साइड में। ये रहा महाराष्ट्र एंड गुजरात। वाइल द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स वर मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल। और अब जो कि आपका जूट मिल्स था वो फॉरेनर्स लोग ओन करके रखे हुए थे और ये आपका बंगाल ईस्टर्न साइड में मिला करता था। Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. तो दो इंडस्ट्री तो हम लोग देख ही लिए, पहला था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और तीसरा आपका है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये भी अब आना शुरू हो गया इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1900 का पास में। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को, was incorporated in 1907। तो 1907 में आपका टिस्को शुरू हो गया, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ इंडस्ट्री जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये सब भी आने शुरू हो गए, और ये सभी है आपके मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर देयर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, तो आप ये सब का नाम लिख सकते हैं। However, there was hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India। तो यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, और वो मशीन्स आपका फर्दर यूज हो जाता है वो सामान बनाने के लिए जो कि कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करता है डेली लाइफ में। तो देश में मॉडर्न इंडस्ट्री तो आ गए थे, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का अभी भी कमी था देश में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हियर एंड देयर वॉज नो सब्सटीट्यूट टू द नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री बन रहा था, कोई उधर खुल रहा था, कोई इधर खुल रहा था, ये उसका जगह नहीं ले पाया। किसका जगह नहीं ले पाया? ये जो हम लोग का पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसका जगह ये अभी भी नहीं ले पाया था, उस हद तक डेवलप नहीं हुआ था मॉडर्न इंडस्ट्रीज। फर्दरमोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिमेंड वेरी स्मॉल। और इसके साथ साथ ये जो ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का और इसका योगदान जीडीपी में वो काफ़ी कम था। जीडीपी क्या होता है आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए रफली, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं, देश का इनकम। तो देश का इनकम में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। जीडीपी को हम लोग डिटेल में देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब कर रहे होंगे तब देखेंगे इसको डिटेल में। फिलहाल के लिए आप इतना समझ के रखिए इसको। Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector। अलग एक और ड्रॉबैक क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर का कि यहाँ पे सरकार जो थी वो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करती थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में। दिस सेक्टर रिमेंड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो गवर्नमेंट जो थी मतलब पब्लिक सेक्टर जो थी वो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बेसिकली समझा जाता है, तो वो मेनली ये सब एरियाज़ में आपका इन्वेस्टमेंट करती थी, बाकी और कोई इंडस्ट्री में उनका ज़्यादा योगदान था नहीं। तो यही था हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसके ऊपर जब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेगा एंड में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक और टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं साथ ही साथ में, जो कि है फॉरेन ट्रेड, मतलब विदेशी व्यापार। इंडिया का बाकी देशों के साथ व्यापार कैसा था उस समय। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल से इंडिया लगातार क्या व्यापार करते आ रहा है दूसरे देशों के साथ। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। लेकिन ब्रिटिश का जो पॉलिसी था कि रेस्ट्रिक्ट कर देना, कुछ कमोडिटी बनाने से मना करना और काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना, ट्रेड एंड टैरिफ मतलब काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना, जो इंडिया का सामान जब बाहर जाए तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना,
और ये सब चीज़ से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी प्रभावित हो गया और स्ट्रक्चर भी बदल गया। मतलब पहले जो चीज़ का हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट बंद हो गया और कुछ नए नए चीज़ों का इंपोर्ट होना शुरू हो गया, तो ये सब बदलाव आया। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute etc. तो इंडिया क्या हो गया, एक्सपोर्टर हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, मतलब रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्टर हो गया, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। और इंडिया इम्पोर्टर हो गया, मतलब लेने वाला हो गया क्या चीज़ का, फिनिश गुड्स का, जैसे कि कॉटन और इस सब के कपड़े हो गए, और कुछ कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट करने लग गया ब्रिटेन से। आपको पता है कैपिटल इंडस्ट्री गुड्स, अब कैपिटल इंडस्ट्री अभी अभी हम लोग देखे थे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, तो कैपिटल गुड्स का मतलब भी वही होता है, वो इंडस्ट्री में जो सामान बने, मतलब जो मशीन बने वो मशीन को ही बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो ये सब इंडिया क्या करने लग गया, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है देश का सामान बाहर बेचना। तो एक्सपोर्ट से आपको समझना होगा कि एक्सपोर्ट से क्या होता है, अर्निंग होता है, और इंपोर्ट का मतलब बाहर का सामान अंदर मंगाना। तो इंपोर्ट के लिए हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, एक्सपोर्ट से अर्निंग होता है और इंपोर्ट के लिए पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो इंडिया का जितना भी व्यापार हुआ करता था उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का था। As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, Sri Lanka and Persia, Iran. तो आधा से ज़्यादा ट्रेड, मतलब मान लीजिए 100% में से मोर देन 50% ट्रेड इंडिया का किसके साथ हुआ करता था, ब्रिटेन के साथ ही, और बाकी 50% से थोड़ा कम बाकी देशों के साथ हुआ करता था। और वो बाकी देशों में कौन कौन आते हैं, चाइना आते हैं, श्रीलंका आते हैं, ईरान आते हैं, ये सब देश के साथ हुआ करता था ट्रेड। द ओपनिंग ऑफ द सुइस कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और सुइस कैनल का खुलने से भी काफ़ी ट्रेड बढ़ गया। तो सुइस कैनल क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं बॉक्स नंबर 1.3 में, फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुइस कैनल के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुइस कैनल, और यहाँ पर है आपका यूके, मतलब यहीं पे है आपका ब्रिटिशर्स लोग। तो पहले ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स लोग को यहाँ से होके इस बड़े वाले एरिया से आपको आना हुआ, यहाँ से होते हुए इंडिया में होना पड़ता था। लेकिन सुइस कैनल का खुलने का बाद से क्या हो गया कि सामान सीधा यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ याद रखना है कि यहाँ पे एक वर्ड है, इट्स ओपनिंग इन 1869। ये सुइस कैनल खोला कब गया था, 1869 में खोला गया था। और इसका खुलने से क्या क्या हो गया, पहला चीज़ तो हुआ कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो गया, तो पहला फ़ायदा ये हुआ। और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। तो यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से लोग इंडिया आने के लिए रास्ता शॉर्टकट हो गया और खर्चा कम हो गया, और इससे थोड़ा व्यापार भी बढ़ गया। तो ये 2-3 बात आपको सुइस कैनल के बारे में ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं फिर से वहाँ पर। तो सुइस कैनल का खुलने से मेनली बोल सकते हैं कि ट्रेड बढ़ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि सुइस कैनल कब खुला और इसका इफेक्ट क्या हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब क्या होता है, जैसा कि हम अभी अभी बताया आपको, एक्सपोर्ट से क्या होता है, अर्निंग होता है, और इंपोर्ट के लिए क्या करना होता है, पेमेंट देना पड़ता है। तो ये अर्निंग और पेमेंट का डिफरेंस, मतलब कितना कमाए और कितना खर्चा किए, इन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा कमा लेता था, ये सबसे अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कर लेता था। बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। लेकिन ये जो कमाई था इसके लिए देश को काफ़ी योगदान देना पड़ता था। Several essential commodities, food grains, clothes, kerosene etc. were scarcely available in the domestic market. तो ये सब कुछ बेसिक कमोडिटीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। Furthermore, these export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. तो इस एक्सपोर्ट सरप्लस से कुछ देश में सोना चांदी तो आता नहीं था। Rather, this was used to make payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain
तो बल्कि ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब ये जो अर्निंग था इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? देश में जो ऑफिसेस सेटअप किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनका रख रखाव के लिए खर्चा कर दिया जाता था एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपेंसेस ऑन वॉर के लिए भी खर्चा कर दिया जाता था। अगेन फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और अगेन फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो ब्रिटिश सरकारी जो लड़ाई करती थी उसके लिए भी खर्चा करने के लिए ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वहीं से पैसा जाता था। एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, और देश इनविजिबल आइटम मतलब मेनली सर्विसेज बोलते हैं। दूसरे देशों का जब हम सर्विसेज लेते थे तो उसके लिए भी हम लोग को खर्चा करना पड़ता था, तो वो सब खर्चा कहाँ से जाता था? ये एक्सपोर्ट सरप्लस से ही जाता था। और इन सभी चीज़ से क्या हो गया? ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का ड्रेन हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो इससे देश का क्या हो रहा था? दिन पर दिन नुकसान ही होते जा रहा था, इंडियन का वेल्थ नुकसान हो रहा था। तो यही था दो टॉपिक आज हम लोग किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। Do self study at home and stay home, save lives. Thank you very much.